नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सरस्वती पांडे जी की बुक से जो अगला पार्ट है हमारा, आदिकाल की भाग चल रही है। तो 87 पेज से पहले 86 पेज तक हम कवर कर चुके हैं। यहाँ से आगे अब कवर करेंगे। देखिए पॉइंट नंबर पहला क्या कहता है। गोरखबानी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं वो आप ध्यान रखिए। और ये रचना यहाँ से प्रश्न बनता है, पूछने के लिए आ जाती है परीक्षाओं में। हालांकि बहुत ज़्यादा बार तो नहीं आई है, लेकिन हाँ फिर भी पूछने के लिए आ जाती है। पहली रचना शब्द, दूसरी पद, तीसरी शिष्यादर्शन और चौथी प्राण संकली और पांचवी नरवय बोध, छठवीं आत्मबोध, सातवीं अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंदर, गोरखबोध, रोमावली, 12वीं ज्ञान तिलक, ज्ञान 34 और पंचमात्रा। ये इनकी जो रचनाएं हैं कुछ प्रमाणिक जो मानी गई हैं, तो 14 रचना मानी गई हैं जो आपके सामने हैं। दूसरा पॉइंट, गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं। पहला सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, तीसरा शक्ति संगम तंत्र, चौथा निरंजन पुराण, पांचवा बैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, आठवां योग चिंता मणि इत्यादि। ये उनके जो ग्रंथ थे जो संस्कृत भाषा में, जैसा आपने देखा होगा भी। तो आदिकाल हमारा आज और चलेगा, हो सकता है कल हम इसे समाप्त कर देंगे। 10वीं शताब्दी, पॉइंट अगला है, 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्रनाथ की वंदना की है। नाथों ये रहा, नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नवप्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। तो कौन कौन से हैं देखो, नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। ये नाथों की संख्या जो 9 मानी गई है वो इस तरह से थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नवनाथों का निम्नलिखित नाम बताया है। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ और भर्तृनाथ एवं गोपीचंद नाथ। ये जो नाथ माने गए हैं वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के हिसाब से हैं। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है, तो आप ध्यान रखेंगे इस पॉइंट का। नेक्स्ट, चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। तो आप इस चीज को, गुरु और शिष्य के संबंधों को आप विशेष तौर पर याद करेंगे। लगभग बहुत सारी परीक्षाओं में पूछने के लिए आए हैं, तो ये देख लेंगे। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। तो बालनाथ किसे कहा जाता है, प्रश्न बनता है, तो जलंधर को कहा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। हालांकि अभी तक कभी परीक्षा में नहीं आया है पूछने के लिए, मेरे संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप छोटी छोटी चीजें याद कर लेना। नाथ पंथियों की भाषा सधुक्कड़ी भाषा थी। देखो इसी भाषा में जो रचना की हैं वो कबीर ने भी की हैं, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली
लिए हुई राजस्थानी थी। तो उसमें कई सदुक्कड़ी भाषा में कई भाषाएं होती हैं, पंचमेल खिचड़ी भी उसको कहा है। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागाची ने किया है। तो इनके द्वारा जो लिखित जो रचना थी, इसका जो संपादन इन्होंने किया था, राइटर का नाम है। अब देखो रासो साहित्य, इससे प्रश्न बनता ही बनता है। कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें रासो साहित्य से प्रश्न ना बना हो, आज तक के इतिहास में बता रहा हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। यह प्रश्न भी वीर गाथा काल, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आदि काल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है, और ये कई बार परीक्षाओं में पूछने के लिए आ गया है। अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान को बिल्कुल एकत्रित करके। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसल देव रासो है। देखो, एक प्रश्न 4 था जो हमने आदिकाल के 106 प्रश्न कराए हैं, तो उसमें जो बुक में एक आंसर गलत दे रखा है कि 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किसमें मिलता है, तो उसका आंसर आप देख लेना, बीसल देव रासो है। मैंने कमेंट बॉक्स में भी उसे अपडेट कर दिया है, और बुक में ही उसका आंसर गलत दे रखा था, तो अन्य बुक में देखा तो वो बीसल देव रासो मिला है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। विद्वान या प्रस्तोता और मूल शब्द। देखो, अब जिस विद्वान ने किससे मानी है रासो शब्द की उत्पत्ति, आप ध्यान रखेंगे। गारसाद तासी राजसूय, उन्होंने इस शब्द से मानी है। हरप्रसाद शास्त्री राजयश से मानी है। नरोत्तम स्वामी ने रासक से मानी है। कविराज श्यामल दास ने रहस्य से मानी है। काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य से मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किससे मानी है, कई बार परीक्षाओं में पूछने के लिए आ गया। तो रसायन, रास या रासो से, रसायन से मानी है, ध्यान रखना इसको। और ये उसमें भी हमने जो प्रैक्टिस कराई थी आदिकाल के प्रश्न में, उसमें भी आया था। नंद दुलारे वाजपेयी रास, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासक से या उपरूपक, रासक को उपरूपक भी कहते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने राव से या रास से मानी है, राव से या रास। दशरथ शर्मा ओझा ने, इनका नाम नहीं, दशरथ शर्मा ओझा ही था पूरा नाम, रासक से मानी है। माता प्रसाद गुप्त ने रासक से मानी है। गणपत चंद्र गुप्त ने, अब देखो इन्होंने किस प्रकार मानी है, इनका थोड़ा सा अलग मानना हुआ है। गणपत चंद्र गुप्त ने रासक, रास, रासा, रासु और रासु, ये कई बार परीक्षा में क्रम आ गया है पूछने के लिए, तो आप ध्यान रखेंगे रासक, रास, रासा, रासु, और फिर तो रासु बनेगा ही बनेगा। तो इस क्रम को आप याद रखेंगे। अब देखो यहां से थोड़ा सा ये पॉइंट भी सारे याद करने। रासो साहित्य को तो बिल्कुल ही मत छोड़ना याद करे बगैर। रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार वह रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्न है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार है, ध्यान रखना है। दलपत विजय खुमान रासो 9वीं सदी की रचना थी। वीर रस था, राजस्थानी भाषा थी और प्रबंध काव्य था। नरपतनाल बीसल देव रासो 1212 में श्रृंगार 4 खंड में विभक्त थी, और वीर गीति थी, वीरता के गीत थे इसमें। जगनिक परमल रासो, इसको आल खंड या कहीं पे आल्लाह खंड, अब जैसा दे रखा है बुकों में अलग अलग है। तो आला खंड 1230, वीर रस और वीर गीत, ये भी रचना थी। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो वीर और श्रृंगार 69 समय या सरगय परीक्षा में पूछने के लिए आ चुका है प्रश्न। डिंगल भाषा भी पूछने के लिए आ गई है, और प्रबंध किस शैली में डिंगल में लिखा गया है,
और कितने सर्ग हैं या कितने समय को क्या कहा गया है, तो आप देख लेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। केदार भट्ट जयचंद्र प्रकाश 1224 में, और वीर रस प्रबंध काव्य। ये मधुकर भट्ट जय, ये जय मयंक जसचंद्र का, इसको प बना दिया, जय मयंक जसचंद्र का 1243 में प्रबंध काव्य था इसमें। और देखो सारंगधर हम्बीर रासो, इनका समय नहीं दिया है। और नरपतनाल नहीं, सारंगधर हम्बीर, हाँ नल सिंह की थी ये, मैं डिस्प्ले पर देखने लग गया था। तो सारंगधर हम्बीर रासो कोई समय नहीं। नल सिंह की विजयपाल रासो वीर, और 42 छंदे वीर गति थे। श्रीधर की रणमल छंद 1454 में, और वीर रस, और 70 छंद डिंगल और वीर गीत। देखो डिंगल में, अब देखो 2 रचना डिंगल में आ गई आपकी, एक तो ये और एक ये, ध्यान रखना 2 ही डिंगल में, पृथ्वीराज रासो और रणमल छंद। नेक्स्ट देखिए विद्यार्थियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो यह जो महाकाव्य है, आपने देखा होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अलग माना है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई को ही माना है। तो आप ये याद रखेंगे। इनको ऐसा करो, आप या तो नोट करते चलो पहला किस किसने माना है, या मैं आपको कभी इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं कि किस कवि ने कौन सा काल माना है, किस कवि ने इसको पहला माना है, तो कुछ नोट्स के हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा। आगे भविष्य में समझा देंगे, अभी तो पढ़ लो। मिश्र बंधुओं ने लिखा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जाता है। तो मिश्र बंधुओं ने भी चंद्रबरदाई को ही माना है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद हैं, जो निम्नांकित हैं। अब देखो, अब इसको पृथ्वीराज रासो को कौन प्रामाणिक मानते हैं, कौन अप्रामाणिक मानते हैं, तो ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछने के लिए आ जाता है। आप इसको भी स्किप नहीं करेंगे। देखो, प्रामाणिक मानने वाले, अप्रामाणिक मानने वाले और अर्ध प्रामाणिक मानने वाले। तो प्रामाणिक मानने वाले पहले सुन लो। श्याम सुंदर दास मानते हैं, मिश्र बंधु मानते हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या मानते हैं, और कर्नल टॉड मानते हैं। ये तो टाड प्रामाणिक मानते हैं। अप्रामाणिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, और बूलहर, और मुरारेदान, ये अप्रामाणिक मानते हैं। अब अर्ध प्रामाणिक मुनिजन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, और डॉक्टर दशरथ ओझा। अब आपको पता चल गया होगा, प्रामाणिक अप्रामाणिक से प्रश्न बनता ही बनता है, आप याद कर लेंगे। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? 68, ध्यान रखेंगे। मुख्य छंद निम्न है, कौन कौन से? कवित्त है, छप्पे है, दूहा है, तोमर है, त्रोटक है, गाहा है, और आर्या। चंद्रबरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सखी संवाद के रूप में रचित माना है। सुख सखी, तो ये एक बार परीक्षा में पूछने के लिए आ चुका है प्रश्न। पृथ्वीराज रासो को किस संवाद में माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इसको ध्यान रखेंगे आप। डॉक्टर बूलहर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। तो किसके आधार पर किया था अप्रामाणिक घोषित? तो इसको ध्यान रखेंगे, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जललहड़ और जललहन,
ये कभी ड़ और न का अंतर इसमें कर देते, ने पूर्ण किया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि यह पृथ्वीराज रासो मतलब एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। तो देखो ये एक बार लाइन आ गई थी पूछने के लिए, ध्यान रखना। राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, आप याद रख लेंगे। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन, देखो ये आ गया। हम जो अपडेट कराने की कह रही थी क्वेश्चन, इस बुक में तो मुझे नहीं मिला था, पर एक अन्य बुक में मिल गया था। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपत नाहल कृत बीसलदेव रासो में मिलता है। तो ध्यान रखेंगे, उस प्रश्न को आप अपडेट कर लेना। वो बुक में ही ऑप्शन गलत दे रखा था, गलत नहीं था, उसकी टिक गलत थी, ऑप्शन तो था उसमें ये बीसलदेव रासो। कय मास वध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय या सर्ग है, ध्यान रखेंगे आप, सर्ग है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसलदेव रासो को स्वीकार किया है। तो देखो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ, इसको याद रखेंगे, बीसलदेव रासो को स्वीकार किया गया है। परमल रासो में आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। किसका वर्णन है, किसमें? ये चीजें आप याद करना, ये आ जाती हैं परीक्षा में और फिर मेरिट में नंबर नहीं आ पाता है। छोटी मोटी गलती हुई और बस नॉर्मल क्वेश्चन में अगर गलती हो रही है तो वो फिर मेरिट लिस्ट से स्टूडेंट बाहर होते जाते हैं, अभ्यर्थी हैं जो। भाई जो सबका गलत है उसमें गलती हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सबका सही है वो हमारा गलत है, तो आप फिर बाहर की स्थिति में हो। हाँ, तो आचार्य शुक्ल ने, हाँ देखो आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ, ये मैंने पढ़ दिया है। परमाल रासो में आला उदल नामक 2 सरदारों की कथा है। परमाल रासो में आला खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। तो किसने प्रकाशित करवाया था? इंग्लिश विद्वानों के नाम पूछने के लिए आ जाते हैं, ध्यान रखना। एक जिलाधीश थे तो इन्होंने प्रकाशित कराया था। आलखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। एक बार शायद परीक्षा में ये भी पूछने के लिए गया था कि आलाखंड कहाँ पे गाया जाता है, तो उसमें उत्तर प्रदेश के नाम था। तो इस चीज़ को आप याद रख लेंगे। देखो विद्यापति जी के बारे में, इनका नाम काफ़ी हिंदी साहित्य में प्रचलित है। तो इनका समय दे रखा है 1350 से 1450 विद्यापति जी का। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरमिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न हैं। तो देखो इनकी भाषा आप याद रखेंगे, भाषा पूछने के लिए परीक्षा में आ जाती है। शैव सर्वस्वसार संस्कृत और अवहट्ट में कीर्तिलता और मैथिली में पदावली, ये रचनाओं के नाम है। कीर्तिलता, पदावली, गंगा वाक्यावली, कीर्ति पताका और गोरक्ष विजय। तो संस्कृत की रचना, अवहट्ट की रचना और मैथिली की रचना है। ठीक है, ध्यान रख रहे हो ना। भाषाएं संस्कृत की भाषा में ये थी, अवहट्ट में ये थी और मैथिली में ये थी। इनको ध्यान रखना। हाँ, ये देखो, तो ये तो लाइनें याद रखेंगे। संस्कृत है और फिर आपकी अवहट्ट है और फिर मैथिली है। दुर्गा भक्ति तरंगिणी, कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताक, हाँ कीर्ति सिंह गोरक्ष विजय का गद्य है। भूपरिक्रमा
और ये इन्होंने पता नहीं किस तरह। और कीर्ति पताके में शिव की वीरता और उदारता का चित्रण है, ये इसमें दे रखा है। बस ये रचना अब संस्कृत वाली ही है, क्योंकि संस्कृति दे रखा है इधर साइड में। भूपरिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभागसार, लिखनावली, गया, पत्तलक वर्ण, कृत्य। तो देखो कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में है तथा पद्य भाग मैथिली में है। इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा सही से नहीं किया है वो। अब इधर भाषाएं दी थी, अब इधर फिर जन क्या दे दिया। ये कुछ रचनाएं थी, अब इनकी भाषा नहीं दे रखी है। और उसके हिसाब से संस्कृत में नाम संस्कृत जैसे तो लग नहीं रहे हैं। आपको भी लग रहा होगा कि ये नाम जो है संस्कृत जैसे नहीं है। देखो नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। तो राज दरबारों से भी प्रश्न बनता है, आप याद कर लेंगे। देखो आप पढ़ते रहेंगे, ये स्वतः याद हो जाते हैं कुछ दिन में, 2-4 बार 6 बार रिवीजन हुआ और याद हो गए। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है, जो निम्नांकित हैं। अब देखो श्रृंगारी मानने वाले, भक्त मानने वाले और रहस्यवादी मानने वाले, हरिप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, ये तो श्रृंगारी मानते थे। भक्त बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और रहस्यवादी जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र। तो ये आप देख लेंगे। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, प्रश्न परीक्षा में पूछने के लिए आ जाता है। जातीय कवि किसे कहा है, तो बच्चन सिंह ने विद्यापति को कौन सा कवि कहा, इस प्रकार प्रश्न बनेगा, याद रखेंगे। महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नागिन की लहर। हाँ, तो आप ध्यान कर लेंगे, रख लेंगे इसका। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध बाग कवि कहा है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, क्या लिखा है, तो आप लाइन बहुत ज्यादा आती है, मैं कई बार आपसे कह चुका हूं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये जो लाइन है ये आप याद रखें, किसने कही है और किसके बारे में कही गई है, ध्यान रखना इस चीज का। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो निम्न है। अभिनव जयदेव, ध्यान रखना उपाधि पूछने के लिए आ जाती है परीक्षा में। कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। किस संप्रदाय के कवि थे? विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भृगु भृंगी संवाद के रूप में हुई है। देखो एक सुख सखी संवाद आया था, एक भृंग भृंगी संवाद आया है, तो इसमें स्टूडेंट मतभेद हो जाता है। तो ये वो पहले आ चुका है, ये अब आ रहा है, तो दोनों को याद कर लेंगे। ये विद्यापति जी के बारे में है, वो पृथ्वीराज रासो के बारे में था। विद्यापति के महत्वपूर्ण पद्यांश इस प्रकार हैं, इनकी कुछ रचनाएं हैं। आज विद्यापति तक ही हम वीडियो कैप्चर करेंगे, फिर आपका कुछ ज़्यादा नहीं रह रहा है, और आदिकाल को फिर कल फाइनल हो जाएगा आपका आदिकाल। फिर इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बचे हैं उसमें 30-35 उनको करा देंगे। तो देखिए कुछ रचनाएं कीर्तिलता से हैं। देसिल बना सब जन मिठा, ते सन जपऊं अब हट्टा। ये कीर्तिलता से आई है रचना, ध्यान रखना।
किसकी है और किससे आई है, दो चीजें आपको याद रखनी है। किससे है, 2 पॉइंट, किससे है और किसकी है। रज्ज लुद्ध असलान बुद्ध बिक्कम बले हारल पास बहिस विश्वास राय गयने सर मारल। अब कुछ इधर देख लेते हैं। मारंत राय रण रोल पणु मेन हाहा सद्द हुआ सुर राय नयर नर अर रमण बाम नय पफुर्य धुआ। तीसरी देखिए, कतह तुर्क बरकर बार जाय ते बेगार धर धर आ नय बाभन बरुआ मथा चढ़ाव ए गाय का चरुआ। हिंदू बोले दूर है निकार छोटो तुर्का भवकी मार। चौथी पंक्ति है, जय सुरसा हो सै मम भाषा जो जो भुजिन हिसो करे प्रशंसा जात अजात विवाह अधम उत्तम का पारक पुरुष कहाड़ी हो कहो जसपन था वे पुण्य। सातवीं पंक्ति है, बाल चंद बिज्जा बहु भाषा दुह नहीं लग गए दुज्जन हासा। तो ये उनकी कुछ पंक्तियां थी, कीर्तिलता से थी। अब पदावली से देख लीजिए। खने खने नयन कौन अनु सर ई खने खने वसत धूल तनु भरई सुधामुख के बिह निर्मल वाला अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। तीसरी पंक्ति देखिए, सरस बसंत समय भला पावल दक्षिण पवन व धीरे सपन रूप वचन एक भाष्य मुख से दूर कर चीरे। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। तो कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो विद्यापति को माना जाता है। विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही, और कल शायद कोशिश करेंगे, कल इस चैप्टर जो आदिकाल है वो आपका समाप्त हो जाएगा। इसमें अब 2-3 पेज ही बचे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सभी विद्यार्थियों के लिए।